प्रिय विद्यार्थियों, हमने उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ और उसके उदय के कारण देखे थे, उसकी चर्चा करी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम देखेंगे उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण या उसकी विशेषताएं। देखिए, उत्तर व्यवहार के दो प्रमुख लक्षण बताए हैं। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए। कौन से? कर्म या क्रिया, कर्म को हम क्रिया भी बोलते हैं, है ना, कर्म। और दूसरा शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, कि कर्म होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। कि डेविड स्टन का मानना था कि राजनीति विज्ञान के अंदर अगर आप कोई शोध कर रहे हैं तो कम से कम प्रासंगिक तो हो, है ना। आप जो भी काम कर रहे हैं वो प्रासंगिक तो हो, बिना वजह का काम आप कर रहे हैं तो वो फिर बेकार आपका जाएगा। तो कर्म और प्रासंगिकता उन्होंने दो लक्षण बताए। उसी के साथ उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं बताई, जिसको उन्होंने प्रासंगिकता का सिद्धांत का नाम भी दिया है। उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता उन्होंने बताई तकनीक से पूर्वसार, सामाजिक परिवर्तन पर बल, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका, कर्मनिष्ठ विज्ञान और व्यवसाय का राजनीतिकरण। अब हम देखते हैं कि पहली जो उन्होंने बताया है तकनीक से पूर्व सार, कि उत्तर व्यवहारवादियों का क्या कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं, है ना, तकनीक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। और उत्तर व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि तथ्य और जो तकनीक है उनका जो प्रयोग है वो साथ साथ ही होना चाहिए। तथ्यों को बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी क्या करते हैं, तकनीक के पीछे भाग रहे हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है, उद्देश्य है कि जिसके लिए इन उपकरणों का प्रयोग लाया जा रहा है उस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम ये उपकरण किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर व्यवहारवादियों के अभिमत में व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण समसामयिक सामाजिक समस्याओं के साथ प्रयोजनात्मक रूप से अपने शोध की प्रासंगिकता स्थापित करें, कि वो जो शोध कर रहे हैं, है ना, उसकी हमारे समय की जो समस्या है उससे कोई प्रासंगिकता है कि नहीं, आप क्या हल करना चाहते हैं। समाज के अंदर जो समस्या है, अगर आप शोध कार्य कर रहे हैं तो उनको सुलझाने के लिए कार्य करें। वो कहते हैं कि इसलिए शोध का होना प्रासंगिक है कि वो समाज के कुछ काम भी आ रहा है या नहीं, ये उनका मानना है। वो कहते हैं कि यदि ये करने के मार्ग में उनकी शोध तकनीक बाधक है तो भले ही तकनीक को आप छोड़ दें, पर प्रासंगिकता को आपको नहीं छोड़ना है। उन्होंने एक नारा भी दिया था इसके लिए कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं है। अगर आप गलत है तो पता लग जाता है ना कि भाई ये गलत है, लेकिन आप स्पष्ट ही नहीं हैं तो स्पष्ट आप हुई। अगर आप अस्पष्ट हैं तो अस्पष्ट होने से तो आपका गलत होना ज़्यादा अच्छा है, अस्पष्ट होना उतना बुरा नहीं। इट वॉज बेटर टू बी रॉन्ग देन वीक। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने एक विपरीत नारा दिया कि ये नारा किसका था? व्यवहारवादियों का। कौन सा नारा था? मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी इसके विपरीत कहते हैं कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं वो आपका प्रासंगिक नहीं है, है ना, और करे जा रहे हैं तो उससे तो आप अस्पष्ट हैं तो ज़्यादा अच्छा है। गलत होने से तो दोनों की बातों में अंतर है। एक कहते हैं अस्पष्ट होना बुरा नहीं है, गलत होना बुरा है ना, और अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। उन्होंने कहा प्रासंगिक होना बहुत जरूरी है। तो उत्तर व्यवहारवादियों का कुल मिलाकर बात यह है कि प्रासंगिक होना जरूरी है। दूसरा उन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन पर बल, कि व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तन और उससे संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छुपी हुई है। और उत्तर व्यवहारवाद क्या चाहता है कि व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। क्या कहते हैं वो? कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं, वो विरोध करते हैं परिवर्तन का। और परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के जो प्रणाली शास्त्र है और जो तकनीक है उसके अंदर ही निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने आप को सीमित रखता है। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को, उसकी सामाजिक प्रासंगिक को समझने की कोई आवश्यकता समझता ही नहीं है। तो सामाजिक प्रासंगिकता या तथ्यों के व्यापक संदर्भ में उसको समझना शायद उसके पैराडियम की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा ही नहीं, तो उसने नैतिक तत्व निहित होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अतः व्यापक संदर्भ की ओर वह बिल्कुल क्या करता है? उदासीन रहता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादितावादी विचारधारा बन जाती है जो धीमी गति से होने वाले परिवर्तन के लिए गुंजाइश थी, बाकी मामूली परिवर्तन के लिए तो कोई गुंजाइश उसमें है ही नहीं, है ना। तो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं कि कार्य ऐसा होना चाहिए कि हम हर परिवर्तन का समर्थन करें, है ना।
क्योंकि समाज हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तीसरा उन्होंने कहा, एक समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, रिलायबल सॉल्यूशन ऑफ कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस। क्या मतलब है उनका कि उत्तर भारतवादी क्या मानते हैं, देखिए कि राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा तथा उनके जो संकट हैं उसके समाधान करने में सहायता देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि केवल हम विश्लेषणात्मक और काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी शब्दावली को प्रयोग में ला रहे हैं, इनको आप एक तरफ रखिए। मनुष्य की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या समस्या है, आप उसका समाधान करिए। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था और व्यवहारवादी अन्वेषण का लक्ष्य यदि वास्तव में तथ्यों की गहराई तक पहुंचना था तो यह कैसे संभव बना जा सकता था कि राजवैज्ञानिक स्थिति की यथार्थताओं के प्रति अपनी आंखें बंद रखेंगे। आप काम कर रहे हैं, आप शोध कर रहे हैं, पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, है ना। तो इर्रिलेवेंट काम नहीं करना चाहिए। यह युग संकट और चिंता का युग था और व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्ययों और अवधारणाओं में व्यक्ति तथा समाज की व्यापक एवं गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं की। जैसे अणु का बम का भय, है ना, बढ़ती हुई जनसंख्या, दूषित वातावरण के खतरे, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और भयंकर गरीबी, दूसरी ओर विपुल संपन्नता का सहअस्तित्व, कई ऐसे संकट थे। यदि तत्कालिक उपचार नहीं किया जाता तो सारी मानवता का क्या हो जाता, विनाश हो जाता। तो राजनीतिक शास्त्र का औचित्य उसी स्थिति में सही होगा जबकि समाज में जो विषमताएं हैं उसका उचित समाधान किया जा सके। इसीलिए व्यवहार पत्र यह आक्षेप लगाया जाता है कि उसकी शोध प्रासंगिक नहीं थी। और उत्तर व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य क्या है, राजनीतिक शास्त्र की मदद करना ताकि इस संकट से बचा जा सके, मानव जाति की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। चौथा उन्होंने कहा है कि मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी क्या मानते हैं कि कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक ज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और न ही रह सकता है। व्यक्ति अपने मूल्यों से कभी भी अलग नहीं रह सकता। अतः व्यवहारवादियों को क्या चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाओं को पहचाने और उन मूल्यों को पहचाने जिन पर कि ज्ञान टिका हुआ है, मूल्यों को से निरपेक्ष न रहे। व्यवहारवादियों ने क्या किया था, मूल्यों के महत्व को तो अस्वीकार कर दिया और विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर दिया। जबकि देखिए विज्ञान के अंदर तो क्या होता है, भौतिक मृत चीज़ों पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान की जो इकाई है वो मानव है, उस पर अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके परिणाम भी सही नहीं हुआ तो फिर भुगतने पड़ेंगे, है ना। तो इस स्थिति ने राजनीतिक विज्ञान को नीरस बना दिया, प्रयोजनहीन बना दिया। अतः मूल्यों के आधारशिल पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है, ये समझना चाहिए उनको। और मूल्यों को यदि ज्ञान प्रेरक शक्ति न माना जाए और तो क्या होगा, हमेशा ही खतरा बना रहेगा। तो मूल्यों के आधारशिल पर ही ज्ञान की जो इमारत है वो खड़ी की जा सकती है। और सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है कि एक श्रेष्ठ मानव समाज की कल्पना करना। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया। वे इस बात पर बल देते थे कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को तो केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी ही पड़ेगी। इसे एक श्रेष्ठ मानव समाज की कल्पना उनके दिमाग में थी। उसी के साथ पांचवा उन्होंने बताया बुद्धिजीवियों की भूमिका। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने देखिए राजनीतिक शास्त्रियों को यह भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है और राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका कभी भी नहीं निभा सकेंगे, अपने दायित्वों से अलग हो जाएंगे और सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होकर उनका प्रमुख उत्तरदायित्व था कि वह मूल्यों का संरक्षण करें। वस्तुनिष्ठ होने के नाते और ऐसे अनुसंधानों के नाम पर जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, राजनीतिक वैज्ञानिक यदि अपने को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल ऐसे तकनीकविद, यंत्रकारी, निर्जीव समाज के साथ खिलवाड़ करने में ही लगे रहेंगे। तो उन्होंने कहा है कि बुद्धिजीवियों को ऐसे वस्तुनिष्ठ अनुसंधान पर समय और धन बर्बाद नहीं करना चाहिए जो मानव मूल्यों से संबंधित न हो। बुद्धिजीवियों को अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से समाज के अंदर निभाना चाहिए। फिर उन्होंने कर्मनिष्ठ विज्ञान की बात कही। निश्चय ने क्या कहा है कि कर्महीन ज्ञान निष्फल है और ज्ञान का फल ही क्या होता है, कर्म होता है। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कहना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में हमेशा लगे रहना चाहिए। उनका यह भी मत है कि ज्ञान व्यावहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे जो व्यवहारवादी शोध हैं उनका परिणाम रचनात्मक नहीं है, उनका क्रियान्वयन नहीं हो सकता, सार्थक ज्ञान नहीं है, अर्थात
ज्ञान का क्रियात्मक होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ज्ञान निष्फल नहीं होना चाहिए, ज्ञान का फल कर्म ही होना चाहिए। आइंस्टाइन देखिए कहते भी हैं कि जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना, और कार्यरत होने का क्या अर्थ है कि समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। समझ में आई ना? जानने का अर्थ तो क्या हुआ कि हम समझदार हैं तो हमने किसी भी कार्य का उत्तरदायित्व लिया है, और अगर हम समझदार हैं तो हम क्या करें, कार्य करें। और क्या कार्य करना है? समाज का पुनर्निर्माण करना है। तो उत्तरवादिता का उद्देश्य क्या था? ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना जो समस्या के पुनर्निर्माण में सहायक हो। फिर उन्होंने कहा है व्यवसाय का राजनीतिकरण। देखिए, राजवैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं, कह रहे हैं हमको तो किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें राजनीति से लेना देना। आज भी यही है, जो अच्छे लोग राजनीति के अंदर अगर जाएंगे तो उसका बात ही हम बैठे बैठे बुराइयाँ जरूर कर लेते हैं। हम कहते हैं ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है, ये पार्टी गंदी है, वो, लेकिन हमारी क्या भूमिका हमने निभाई है? तो कहते हैं कि तटस्थ नहीं रहना है। वे समाज की जो राजनीतिक गर्मी है ना, गर्मा गर्मी से स्वयं को शामिल करके एक सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें विश्वास नहीं रखते। जबकि उत्तरवादी क्या मानते हैं कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में एक सकारात्मक भूमिका है उसको अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को क्या करें, एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, जहाँ विश्वविद्यालयों की मानव मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष में मैदान में आना चाहिए, मतलब बुद्धिजीवियों को आना चाहिए, संघों को आना चाहिए, समुदायों को आना चाहिए, विश्वविद्यालयों को आना चाहिए, है ना। और उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण बहुत जरूरी है और अपरिहार्य नहीं है ना, वांछनीय भी है। डेविड स्टन ने इस प्रकार उत्तर व्यवहार के प्रमुख लक्षण और दिशाएं गिनाई हैं। उनका मत है कि सभी उत्तर व्यवहारवादी इन सभी बातों से सहमत हो, ऐसा नहीं है ना। उसने जो ये आधार दिए हैं उसमें उत्तर व्यवहार के प्रमुख सूत्रों का एक चित्र प्रस्तुत किया है, मात्र एक प्रयास किया है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि बुद्धिजीवियों को, संघों को तटस्थ नहीं रहना है, उन्हें खुले रूप से राजनीतिक प्रतिबद्धता को स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में? देखिए इसमें कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का क्या था, एक प्रयास था। इसने बुद्धिजीवियों से ये अपेक्षा की थी कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से क्या करेंगे, समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिजीवी ही समाज के अंदर सुधार ला सकते हैं, और वे चाहते थे कि राजनीतिक वैज्ञानिक का अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं पर अंकित करना चाहिए, है ना। तो उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाली क्रांति के स्थान पर क्या कह सकते हैं हम, कि व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला आंदोलन कहना उचित होगा, है ना। तो इन्होंने भी ये कहा कि समाज में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। व्यवहारवाद को ख़त्म नहीं किया था उत्तर व्यवहारवाद ने, बल्कि क्या किया था, इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया।